ये लड़की कौन है? रफीक साहब सैफ की हमराई में एक लड़की को घर में दाखिल होता देख तशवीश भरे लहजे में बोले, मेरे दोस्त की बहन है। सैफ ने कारदार नज़र इस पर डालकर खुदरे अंदाज में जवाब दिया, तो हमारे घर में क्या करने आई है? वो हैरानगी से दरियाफ्त करते अपनी जगह बजा थे। क्या हो गया बाबा, अंदर तो आने दें यार, वो बेजारी से बोला, जबकि वो हून सर झुकाए खड़ी खामोश थी। हाँ आओ आओ, आ जाओ बेटा तुम भी अंदर। अब उन्होंने फौरन से गड़बड़ाकर रास्ता दिया। आओ, वो उसकी हमराही में घर में दाखिल हुआ। अब बताओ कौन है ये लड़की और तुम्हारे साथ क्या कर रही है? वो डाइनिंग रूम में डरी सहमी सी सर झुकाकर बैठी अजनबी लड़की को देख अब कड़े तेवरों से सवाली अंदाज में गोया हुए, शान से कत्ल केस की अहम गवाह है। कुछ वजहात की बिना पर हॉस्टल में रह रही थी। मैं मजीद उसे वहाँ छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकता था। बस एक बार शान जैन के बारे में पता लग जाए कि वो जिंदा भी है या नहीं। मैं जल्द केस रीओपन करवाऊंगा और इस बार गवाह भी मौजूद है और कातिल भी। सैफ कड़े तेवरों से सख्त अंदाज में जवाब दिया, मगर ये यहाँ कैसे रहेगी? वो अब ज़रा मुतमिन नज़र आ रहे थे। रह लेगी बाबा, वैसे भी उसे यहाँ रहने में कोई मसला नहीं होगा, और अगर है भी तो ये मेरा मसला नहीं। अगर मुझे इस लड़की के एक बार भी भाग जाने का डर नहीं होता तो मैं कभी उसे यहाँ नहीं लाता। सैफ उस पर एक गुस्से भरी निगाह डालता दांत खिचका कर बोला, चलो जैसा तुम बेहतर समझो। उन्होंने उसका चेहरा देखा जो जब्त और शर्मिंदगी से सूख पड़ रहा था, मगर सैफ का गुस्सा किसी सूरत कम नहीं हो रहा था। चलो तुम जाकर चेंज कर लो, मैं तारिक को बोलकर गेस्ट रूम की सफाई करवा देता हूँ। वो उसे नरमी से इशारा करते वहाँ से निकलते चले गए थे। पीछे अब सिर्फ सैफ और शर्मिंदगी से सर झुकाकर बैठी वो आंसू जब्त कर रही थी। चलो उठो, बाद में ये रोना धोना पूरा कर लेना, अभी जाकर फ्रेश हो जाओ, बाबा के सामने ज़्यादा ड्रामे करने की ज़रूरत नहीं। सैफ सख्त लहजे में तंबीह करता अपने रूम की जाने बढ़ा। आज के दिन उसका दिमाग वैसे ही घुमा हुआ था। टाइगर, तूने पी रखी है? छोटा टाइगर को लखड़ाते कदमों से हट में दाखिल होता देख दुख और गुस्से की मिली जुली कैफियत में बुड़बुड़ाया, हाँ तो तुझे क्या मसला है? वो नशे में बांस बंद होती आंखों को खोलने की कोशिश में मुसलसल लखड़ा रहा था। टाइगर, तूने इतने महीनों से नहीं पी थी, फिर अब ऐसी कौन सी मुसीबत आन पड़ी जो तू फिर इस हराम शय को मुंह लगाने पर मजबूर हो गया है? जिस रोज से उन्होंने नादर का अड्डा छोड़ा था, टाइगर ने जब से नशा करना, शराब पीना, ड्रग्स की इंजेक्शन सब बंद किया हुआ था। वो अपने मकसद की जानिब मुतवज्जो हो गया था, मगर एक बार फिर उसे इसी हालत में देख उसे दिली दुख पहुंचा था। हाँ, अरसे तवील से नहीं पी थी, मगर आज पी है, क्योंकि सिर्फ एक यही है जो मेरा हर गम भुला देती है। बस यही तो मेरी दुख सुख की साथी है, जो हर लम्हे मेरे गम में बराबर की शरीक होती है। वो सोफे पर गिरने के से अंदाज में धम से बैठता पैर पसार कर लेट गया। हराम शय गम भुलाने में मदद नहीं देती, बल्कि बुराई की जानिब धकेलने में अपना पूरा किरदार अदा करती है। वो उसे एक तस्वी और अफसोस भरी निगाह से नवाजता उसके हरकत और संकात में मशकूकपन महसूस कर रंज से गोया होता वहाँ से निकलता चला गया, जबकि पीछे वो आंखें बंद किए माजी की यादों में खोया हुआ था। कहीं न कहीं उसे अदालत के फैसले का गम पहुंचा था, तो कहीं उस खबर का जो हॉस्टल से मिली थी, जो इसके पैरों तले ज़मीन खींच गई थी। ये यहाँ क्यों सो रहा है? अक्सर अपने कमरे से बाहर आई तो टाइगर को सोफे पर आड़ा तिरछा लेटा देख हैरानगी से खुद साख्ती सी बुड़बुड़ाई। एक नज़र हेट में घुमाई, उसे छोटा कहीं नजर ना आया। अलबत्ता टाइगर की पॉकेट से बाहर झांकता मोबाइल जरूर नजर आ गया था, जिसे देख अक्सर की आंखें चमक उठी थी। अक्सर ने एक तराना नज़र हट पर घुमाई, मगर टाइगर के बेसुध वजूद के सिवा वहाँ कोई मौजूद नहीं था। दिल ही दिल में वाद करती वो आहिस्ता से कदम उठाती उसके नज़दीक आई, जो सोते में भी पूरा जिन ही लग रहा था। बहुत ही आराम से खामोशी से टाइगर की जेब से मोबाइल
निकालने के लिए हाथ जैसे ही बढ़ाया, मगर टाइगर की आंखों में होती जिम्स देख फौरन से बेशतर हाथ वापस पीछे खींच लिया, मगर वो यूं ही बेसुध सा पड़ा था। अक्सा ने हिम्मत मुजमत कर एक बार फिर हिम्मत जुटाई, डरते डरते हाथ आगे बढ़ाया और साथ ही नज़रों में वो जल्दी से मोबाइल लेकर वहाँ से फरार होने के इरादे से अपना रास्ते का भी तयन कर चुकी थी, जहाँ से टाइगर उसे आसानी से नहीं पकड़ सकता था। मगर अभी उसका हाथ मोबाइल को टच ही करने वाला था कि टाइगर ने अपनी सुर्ख आंखें अचानक से खोली थी। उसकी सुर्ख अंगारा होती निगाहें देख अक्सा को अपनी रूह फना होती महसूस हो रही थी। क्या कर रही थी रिपोर्टर? वो उसकी कलाई पर गिरफ्त मजबूत करता उठ बैठा। अक्सा का दम खुश्क हो गया। कुछ नहीं। अक्सा ने बुखलाकर अपना हाथ आज़ाद करवाना चाहा। तुम कुछ नहीं कर रही थी? उसके तेवर देख अक्सा को अपने इर्द गिर्द खतरे की घंटी बजती महसूस हुई। मेरा मोबाइल निकालना चाह रही थी ना? वो अजीब सख्त लहजे में बोलता। अचानक से उसके मुंह पर चिंगाड़ा। अक्सा खौफ से उछल पड़ी, जिसके मुंह से शराब के भमके निकल रहे थे। नहीं तो अक्सर बुखलाई सी कर फौरन मुकर गई। उसे उसके तेवर देख अपनी शामत आती महसूस हुई थी, जो पहली मुलाकात की तरह से अजीब नज़रों से घूर रहा था। क्या नहीं, अपने होते सोते को फ़ोन करके मेरा पता बताना चाहती हो ना? मुझे सज़ा दिलवाना चाहती हो ना? मुझे सलाखों के पीछे करवाना चाहती हो? बोलो। वो अचानक तैश में आता ज़ोरदार आवाज़ में दौड़ा। वो सहमी निगाहों से उसका अंदाज़ और तौर देख कर रह गई, जो इतने दिनों से तो वो बिल्कुल सही था, मगर अब अचानक जाने उसे कौन सा दौरा पड़ गया था। बोलो, यही चाहती हो ना तुम? इसी मकसद से आई हो ना यहाँ? मिले हुए हो तुम सब, मिले हुए हो। वो उसका हाथ मरोड़ कर पुष्ट पर लगाता अजीब दीवानगी सी आलम में बोलता वहशत से मुस्कुराया। छोड़ो मुझे। अक्सर दर्द से कड़ा कर रह गई। अपना हाथ जबरदस्ती आज़ाद कराकर वो 2 कदम पीछे हटती सहम कर उसे देखती रह गई, जिसकी आंखों में जुनून ठाटे मार रहा था। बोलो ना, मुझे सज़ा दिलाना चाहती हो ना? यही सच है, बोलो। तुम जैसे मुनाफिक लोग सिर्फ चंद एक की ताक में अपनी रेटिंग और पोस्ट बढ़ जाने के लिए पीछे पीछे घूमते हो। बताओ, कितने में बिकी हो तुम? बोलो, किसके साथ मिली हुई हो? तुम चुपचाप से मेरी जड़ें खोखली करना चाह रही हो ना, जैसे हमेशा करती आई हो? मिली हुई हो ना उस एसपी के साथ? टाइगर अचानक ही तैश में आता अक्सा का जबड़ा हाथों की मुट्ठी में जकड़ कर गड़गड़ाया, जिसकी आंखों में दर्द के बासित आंसू आ गए थे, मगर आवाज़ कहीं हलक में ही अटक गई थी। वो जिस भी रूम में था, मगर इसका अंदाज बहुत भयानक था, जो अक्सर को लहजा दिए रहा था। क्या बकवास कर रहे हो? मैं नहीं आई, तुमने मुझे अगवा किया था। इन कठिन राहों में अक्सर न जाने कैसे अपने दफा के लिए हिम्मत जुटाकर ये लफ्ज़ अदा कर पाई थी। मामा टाइगर ने उसके सुनहरी बाल अपने मजबूत हाथों की गिरफ्त में लिए झटके से चेहरा ऊपर किया। तुम पैसों की पुजारी रिपोर्टर, तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुमसे नरमी बरती जाए। तुम भी इन्हीं जखब जैसी हो, धोखेबाज, मकार, शातिर, झूठी चालबाज लड़की, पैसे की पुजारन। वो उसके कम खपाते होठों और नीम आंखों को देख तैश में अपना गुस्सा निकालता उसका हाथ पकड़कर घसीटता हुआ वहां से उसी कमरे में ले जाने लगा जहां उसे उसने पहले दिन कैद में रखा था। अक्सा खौफज़दा नज़रों से सर नफ़ी में हिलाती, घबरा कर अपना हाथ छुड़वाने के लिए मज़ामत करती सिसकियां रो पड़ी। ज़बरदस्ती घसीटता शायद आज रहम करने के मूड में नहीं था। छोड़ो मुझे, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। आखिर मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? अक्सा वहशत ज़द से चीख कर मज़ामत के लिए हाथ पैर चलाती उसका हाथ और गर्दन अपने लंबे नाखूनों से ज़ख्मी कर चुकी थी। उसने अक्सा को गुस्से में पागल सा होता देख उसके दोनों हाथों को काबू में किया। उस पर एक अलग ही जुनून सवार था। वो ज़बरदस्ती उसे घसीटता हुआ कुर्सी पर बिठाता शायद नहीं, यकीनन अपने हवासों में नहीं था।
मुंह बंद रखो। बाकी बिल्कुल। अक्सर जमशेद आवाज नहीं मांगता, मैं खामोश। उसके हाथ कुर्सी से बांधा वो सद सी सरगोशी नुमा आवाज में वहशत से चिल्लाया। आंखें हद से ज्यादा सुर्ख पड़ रही थी। गुस्सा इस कदर था कि पेशानी की रगें तक उभरी सी महसूस हो रही थी, जबकि दिमाग दर्द से फटा जा रहा था। अक्सर जमशेद में आज कोई और ही चेहरा नजर आ रहा था। वो चेहरा जिससे मोहब्बत करने की गलती सरजद हो जाने के बाद से उसकी जिंदगी तबाह हो गई थी, जिसने उसे कहीं का नहीं छोड़ा था। सब खत्म हो गया था, सब बर्बाद हो गया था। हाथ में सिर्फ अपनी जात की किरचियों के सिवा कुछ बाकी नहीं बचा था, जिन्हें वो बार बार मसलता खुद को ही जख्मी कर लेता था। और इसके दुख में शिरकतदार अक्सर जमशेद भी थी। अक्सर तकलीफ से ऊंची ऊंची आवाज में रोने लगी थी, जबकि टाइगर के दिमाग में उसकी आवाज हथौड़ों की मां ज़रबे लगा रही थी। चुप हो जाओ, चुप, बिल्कुल खामोश। अपने बालों को नोचता वो दहाड़ा उठा। अक्सर की आवाज यकदम बंद हो गई थी। अब वो मुझसे हरासा निगाहों से उसे देख रही थी, जो जख्मी सी हालत में कुछ पागल जुनूनी सा लग रहा था। चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप। तुम्हारे रोने की आवाजें मुझे पागल कर देंगी। चुप। टाइगर कुर्सी पर झुकता अजीब दीवानगी के आलम में बोलता अक्सर को सहमने पर मजबूर कर गया। इधर उधर नजर दौड़ाई, फिर जेब में हाथ डालकर एक रुमाल निकालकर उसके मुंह पर बांधा। वो कमरे से ही बाहर निकल गया। चाल में वाज़ेह लखड़ाहट थी, यकीनन वो अपने होश में नहीं था। कमरे से बाहर आकर दिमाग पर जोर डालने के बाद याद आया छोटे को तो वो एक काम से भेज चुका था। खुद वो अपनी कैफियत पर काबू पाने के लिए हिट से बाहर आ गया था। खुली फिजा में सांस लेकर कुछ और बहाल हुए थे। अक्सर के साथ इस तरह का सलूक कर न जाने क्यों दिल के किसी गोशे में तकलीफ सी हुई थी, मगर फिर वही जुनून सवार हो गया जो अपने साथ साथ सबको तबाह करने की चाह में था। 2 घंटों के गुजर जाने के बाद वो अपनी हालत पर काबू कर वो कदम कदम चलता हिट के अंदर आया। आहिस्ता से कदम उठाता हिट के अंदर दाखिल हुआ। एक गहरी सांस फिजा के सुपुर्द की कमरे के दरवाजे के ऐन सामने ठहर कर दरवाजा खोला तो वो चहचहाहट की आवाज के साथ अंदर की जानिब खुलता चला गया। बेसाख नजर सामने निढाल सी बैठी अक्सा पर पड़ी थी, जो जख्मी निगाहों से उसे ही घूर रही थी। आंखों में नफरत हिचकोले ले रही थी। उसकी आंखों में इस वक्त वही जज्बा था जो हर वक्त एक की निगाह में देखने का मुंतही था। ऐसे देखते ही अक्सर ने मुज़ाहमत की थी। आंखें बंद करके लम्हों की ताख़ीर से खोली, मगर मुनाज़िर तब्दील नहीं हुआ था। कुछ फासला मजीद तय कर वो इसके ऐन मुकाबले आता अजीब लहजे में बुड़बुड़ाया था। हाथ बढ़ाकर मुंह पर बंधे कपड़े को लूज किया तो वो गहरी गहरी सांस भरने लगी थी। तुम जानती हो रिपोर्टर, मैंने तुम्हें अगवा क्यों किया था? दुख और तकलीफ से ट्रेस की इसी कैफियत में बोलता वो अपने कई साल पुराने बुसीदा जख्मों को खुरेचने लगा था। मुसलसल मुज़ाहमत करती यकदम उसके लहजे के बदलाव पर चौंक कर ठहर सी गई थी। बंद हुए हाथ, मुंह पर बंधे कपड़े और ऐसी संगीन सूरत हाल में भी अक्सर चंद पल के लिए मखसूस उसकी जाने मुतवज्जो हुई थी। वो खुद या कटक उसका चेहरा तक रही थी, वो जो सुर्ख आंखों को मोड़ कर किसी और ही जहां में पहुंच गया था। क्यों किया तुमने मुझे अगवा? उसकी खामोशी पर अक्सर ने खुद ही उससे बोलने के लिए उकसाया, जो उससे अपने निकाह में लेने के बावजूद हर वक्त कैद में ही रख रहा था, कभी हाथ पैर बांध कर तो कभी जबान। क्योंकि मुझे नफरत है औरत जात से, उसकी जबान से, उसके बुलंद हौसलों से, खासकर उसकी मोहब्बत से। टाइगर सुर्ख आंखें वाक करता तैश में फंकारा, जबकि अक्सर की आंखें हैरत की ज्यादती से फटी की फटी रह गई थी। इस सब में इसका क्या कसूर था? मगर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बेयकीनी से तकती अक्सर सरापा सवाल बनी हुई थी। तुमने कुछ नहीं बिगाड़ा, मगर तुम भी उस जैसी हो, मासूम मगर फरेबी, झूठी, मकार, चालबाज। उसके गाल को सहलाता वो सदपन से गोया हुआ। अक्सर की आंखों में गुस्सा समेट आया। वो बार बार उसकी जात की तजलील कर
जाने खुद को कौन सी तस्कीन पहुंचाता था। अक्सर ने अपना चेहरा झटक कर एक झटके से अपना चेहरा उसकी पहुंच से दूर किया था। उसके हाथों की हरकत ठहर गई थी। एक तेज नजर से अक्सर की हट धर्म तबीयत को देख वो खुद पर जब्त करके रह गया। हाथ खोलो मेरे, मुझे दर्द हो रहा है। अक्सर का लहजा बिल्कुल स्पाट था। टाइगर ने एक नज़र उसके सूख पड़ते चेहरे को देखा। हाथ खोल दिए थे जो अब अपना वही बाजू पकड़कर बैठ गई थी जिसमें गोली लगी थी। यकीनन अब उसे तकलीफ हो रही थी। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। जिस दिन मौका मिला ना उसी दिन भाग जाऊँगी यहाँ से। अब अगर मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद है तो वो सिर्फ तुम्हें सज़ा दिलवाना है। अक्सर एक झटके से उठती उसके मुकाबले आकर नफरत अमेज़ लहजे में कहती वहाँ से निकलती चली गई, जबकि वो कितनी देर उसी जगह सुन खड़ा रह गया था जिस समय कोई हरकत नहीं की, जैसे किसी बात का कोई गहरा सदमा लगा हो। नरमीन, अपने नाम की पुकार पर वो बेसाख्त पलटी। जी सर। सामने जमान उल्वी को देख वो चौंक उठी। अक्सर जमशेद का कुछ पता लगा? आज महीनों बाद उन्होंने उसका जिक्र किया था। नो सर, जवाब मुख्तसर था। बहुत अफसोस हुआ अक्सर के ख़ानदान के बारे में सुनकर। वो मासूम लड़की इस तरह के सलूक की हकदार हरगिज़ नहीं थी। वो तासुब भरे लहजे में दुख से तौसीफी अंदाज में गोया हुए। सर, अक्सर जमशेद हकदार तो इस सलूक की भी नहीं थी जो सलूक इस चैनल में उसके साथ हुआ था। मगर खैर, ज़र्फ की बात है। नरमीन बहुत ही नरम लहजे में अपने दिल की बात कहकर गई थी, जबकि इन्हें चुप सी लगी थी। ओके सर, शाम हो रही है, मुझे आज घर जल्दी पहुंचना है। अल्लाह हाफिज। वो कहकर मजीद रुकी नहीं थी बल्कि लिफ्ट की जानिब बढ़ती ग्राउंड फ्लोर पर आ गई थी, जबकि वो पुरसोच से बिल्डिंग के बलाई हिस्से में ही खड़े रह गए। जुहान, ये तो आजकल किन चक्करों में पड़ गया है। शाहजैन ने जुहान को यूनिवर्सिटी के एक सुनसान कम आम दराफ वाले हिस्से में बैठा देख उसके बराबर में निश्चित संभाल कर कहा, क्या मतलब है तेरा? वो एकदम सीधा हुआ था, हाथ को गैर महसूस अंदाज में पीछे किया। मतलब वही जो तूने अभी मुझसे छुपाया है। तू ड्रग्स कब से लेने लगा? शाहजैन ने आईब्रो उठाकर दुख से पूछा। कब से भी नहीं यार, ये तो बस वैसे ही फ्लेवर है, ऐसे ही कभी कभी ले लेता हूँ। वो पॉकेट से सिरकट निकाल कर शोले से सुलगाता लापरवाही से गोया हुआ। सुधर जा, क्यों अपनी जान का दुश्मन बना हुआ है? जैन के लहजे में दोस्त के लिए फिक्रमंदी थी। कुछ नहीं है यार, ले एक बार तू भी ट्राई कर। सच बता रहा हूँ, कुछ वक्त के लिए दुनिया भूल जाएगा। जुहान ने जुमैनी अंदाज में आंख दबाकर कमीनगी से कहा, मुझे माफ़ रख मेरे दोस्त। अगर मेरे बाबा को भनक भी पड़ गई तो जूते से मरम्मत कर देंगे मेरी। जैन आंखें घुमाकर बोला तो वो कहका लगा उठा, अबे यार, आजकल के दौर में अपने बाप से कौन इतना डरता है? उसने मजाक उड़ाया। मैं डरता हूँ भाई। जैन ने डरने की एक्टिंग कर आंखें घुमाकर जवाब दिया, और तू भी छोड़ दे ये सब ड्रामे, वरना किसी दिन पिट जाएगा मुझसे बहुत बुरी तरह। सोच ले। जैन ने उसकी गर्दन में हाथ डालकर मरोड़ने के अंदाज में धमकी लगाई। हाँ, अच्छा सर जी, आपका हुक्म सर। आंखों पर जुहान ने सामने से जाती जहरा को दूर से ही यूनिवर्सिटी का गेट अबूर करते देख शोखी से बोला तवज्जो दिलवाई, जबकि जैन उसकी नज़रों के मैनी समझकर उसकी कमर पर मक्का जड़ चुका था, जो अब कढ़ाने की अदाकारी करता वहां से भाग उठा था। माजी से वो यकदम हाल में वापस लौट आया था। हाथ में पकड़ा सफ़ेद पाउडर देखा तो आंखें निदामत से झुक गई थी। वो भी तो आज वही कर रहा था जिससे कभी वो जुहान को मना करता था, मगर इस वक्त जो गम उस पर सवार था इसमें इसी से कम ही आ सकती थी। चंद घंटों के लिए वो दुनिया जहान से गाफिल हो जाता था। क्या कर रही हैं आप? छोटा अक्सर को किचन में मसरूफ़ देख उसके नज़दीक आया। खाना बना रही हूँ अपने लिए, अक्सर का अंदाज जताता हुआ था। तो आप क्यों काम कर रही हैं? मुझे बोल देती, मैं कह देता। वो फौरन उसके नज़दीक आया।
कोई ज़रूरत नहीं है इस एहसान की, मैं अपने काम खुद करने की आदी हूँ, समझे। अक्सर ने खुदरे अंदाज में छुरी उठाकर वार्न किया। आदल मुंह खोले घबराकर 2 कदम पीछे हुआ। नेकी का तो ज़माना ही नहीं रहा था। वो दोनों बददिमाग इसकी पतली गर्दन समझकर ही इसी पर छुरी चला देते थे। उस दिन के बाद से अक्सा और टाइगर का सामना नहीं हुआ था। वो जाने किन सरगर्मियों में मसरूफ था। उस रोज़ के बाद से अब अक्सर ऐसा होने लगा था जब टाइगर नशे में धुत वापस लौटता था। 2 दिन पहले ही की बात है जब अक्सर नींद ना आने की वजह से देर रात तक जागती रही थी। करीब फजर के वक्त उसे विंडो से टाइगर हट में दाखिल होता दिखाई दिया था, जिसके सारे कपड़े खून से रंगे हुए थे, जबकि चार में वाज़ेह लड़खड़ाहट थी। पता नहीं वो किन मासूम लोगों को मौत के घर उतार आया था। अक्सर को एक बार फिर शिद्दत की नफरत सी महसूस हुई थी। वो बहुत कोशिश कर चुकी थी कि किसी तरह यहाँ से आज़ाद हो जाए, मगर ना तो टाइगर की कैद से आज़ाद होना इतना आसान था और ना ही वो इस जंगल में निकलकर मजीद कोई रक्स मोल ले सकती थी। मगर मैं, आदिल ने उसे गुस्से से सुर्ख पड़ता देख कुछ कहना चाहा। तुम्हें क्या मसला हो रहा है? तुम उस रिपोर्टर के बाप का नौकर है जो उससे खाने बना कर देगा? आराम से बैठा रहे एक तरफ। न जाने टाइगर वहाँ कब आया था और आती आदल पर चढ़ दौड़ा था। मगर यार खामोश हो जा और काम पर ध्यान दे। तेरा काम खाना पकाने का नहीं है, समझा? वो उसको झड़क कर एक घुसीली निगाह से अक्सा को नवाजता अपने कमरे की जानिब बढ़ा, जिसने उसे आंख उठाकर देखना भी गवारा नहीं किया था। वो यूं ही खुद को लापरवाह जाहिर करती अपने काम में मसरूफ थी। मगर टाइगर, ये तेरी चोट कैसे लग गई यार? उसकी नज़र जैसे ही इसकी पुश्त पर गई थी, वो बेसाख परेशानी से बड़बड़ाता उसके करीब आया। अक्सर ने भी अचानक नजर उठाई तो निगाह सीधी पीठ पर से बहते खून पर पड़ी थी। सफेद शर्ट खून से रंगीन हो रही थी। कुछ नहीं हुआ, जरा सी खराश है बस। वो अचानक पलटा था, मगर अक्सर वापस अपने काम में मसरूफ हो चुकी थी, जिससे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो। खराश? दिमाग ठीक है तेरा? इतना खून बह रहा है यार। वो एकदम जज्बाती हुआ। इतना दुख हो रहा है तो आकर पट्टी करना, वो बोल उससे रहा था, मगर नजर अब तक अक्सर पर ही थी। हाँ तो बैठ, मैं सामान लेकर आता हूँ। वो जल्दी से कमरे की जानिब भागा, जबकि वो बेनियाजी से मगन अंदाज में खुद को मसरूफ जाहिर कर रही थी। अब सोफे पर बरजमान टाइगर की तेज नजरें उसी पर मुस्कर थीं, जो उसी की मौजूदगी में खुद को ऐसे लापरवाह शो कर रही थी जैसे वहाँ कोई मौजूद ही ना हो। और इसका यही अंदाज टाइगर को बुरी तरह से खिल रहा था। उल्टा होकर लेट जा यार, देख जरा कितना खून बह रहा है। आदर के लहजे में फिक्रमंदी वाज़ेह थी। मैं नहीं लेट रहा, ऐसे ही कर जो भी करना है, वो चिढ़कर बोला, जबकि नजरें अक्सर पर ही मुस्कर थी। हाँ कर रहा हूँ। सर नीचे झुका। वो उसको तन कर बैठा देख मसरूफ अंदाज में बोला, मसला क्या है? पीछे हो, कभी सर नीचे करो, कभी मुंह नीचे करो। वो गुस्से में उसे झड़क कर उठ खड़ा हुआ, जबकि अक्सर का अंदाज जूं का तू था। हाँ तो ऐसे लकड़ी की तरह अकड़ कर बैठ जाएगा तो मैं जख्म कैसे साफ करूँगा? अब वो भी गुस्से में बोला, चल दफा हो, मैं नहा कर आता हूँ, सब खुद ही साफ हो जाएगा। वो दांत पीसकर बड़बड़ाता हुआ तनफन करता वहां से निकलता चला गया, जबकि आदल अब पीछे से गुस्से में बड़बड़ा रहा था, जिसके मिजाज ही नहीं मिल रहे थे। अक्सर अपनी हट धर्म तबीयत के अन मुताबिक आज फिर टाइगर के कमरे में मौजूद थी, जहाँ से बहुत सी ऐसी चीज़ें नजर आई थी जो उस रोज़ वहाँ मौजूद नहीं थी। वॉशरूम का दरवाज़ा खुला, जहाँ खून से रंगे कपड़ों का एक अबाल लगा हुआ था। उसने खौफ से झुरझुरी ली। वो शख्स मालूम नहीं क्या करता फिर रहा था। अक्सर को न जाने क्यों बेसाख्त उससे खौफ सा आया।
वो एक झुर्झुरी भर कर कमरे में वापस आ चुकी थी जहाँ चीज़ों का फैला हुआ था। शराब की बोतलें, कागज़ों के टुकड़े, जैसे किसी ने बार बार एक ही गलती सरजद हो जाने के बावजूद सफ़े फाड़ कर इन्हें किताब से अलग कर दिया हो। जगह जगह पड़े सिगरेट के फिल्टर, जूते, कपड़े, गोया कमरा किसी मछली बाजार का सा मनाजिर पेश कर रहा था। ड्रग्स के इंजेक्शन, गोलियों के खाली खोल और जाने क्या कुछ था जो शायद ही उसने कभी अपनी जिंदगी में आँख से देख रखा हो था। ध्यान बेसाख्त उस डेयरी की जानिब चला गया था जो उस रोज टाइगर ने बहुत नागवारी से उससे छीन ली थी। अक्सर ने पहले एक नज़र कमरे से बाहर आकर देखा, मगर छोटा बाहर अपने काम में मसरूफ था, जबकि उसका कोई अता पता नहीं था। अक्सर खामोशी से मेज के नजदीक आई। डायरी आज भी यूं ही उसी तरह बगैर किसी महफूज मकान पर मौजूद होने के बजाय यूं ही रखी हुई थी। अक्सर खामोशी से लाल कवर वाली डायरी हाथ में उठाती कमरे में एक आखिरी जायजा लेती नजर डाल कमरे से बाहर निकल आई। अपने कमरे में कदम रखकर खामोशी से डायरी में मैट्रेस के नीचे छुपा दी थी ताकि रात को आसानी से पढ़ सके। आखिर इस डायरी में ऐसा क्या राज था जो वो यूं दीवाना हुआ जा रहा था। अक्सर बाहर आई तो छोटा वहीं मौजूद था। क्या कर रहे हो तुम? उस दिन के बाद आज वो खुद उससे मुखातिब हुई। उसने चौंक कर गर्दन उठाई। कुछ खास नहीं, आप बताएं, कोई काम था? उसके अंदाज में पहले दिन वाली इज्जत मौजूद थी। नहीं, तुम बताओ क्या कर रहे हो? अक्सर बेतुल्फी से उसके बराबर में नश्त संभाल चुकी थी। आप टाइगर के कमरे में क्या करने गई थी? उसने लैपटॉप लट गिरा कर उससे सवाल नजरअंदाज किए। बाकायदा उसकी जाने मुतवज्जो होकर सवाल किया। अक्सर चौंक कर गड़बड़ा गई। वो इतना भी बेखबर नहीं था जितना वो समझ रही थी। मैं तुम्हें जवाब दे नहीं, वो आंखें समेत कर नागवारी से बोली। वो एक गहरी सांस भर कर रह गया। मजा फरमाया, मगर टाइगर को तो है ना? फिर वो अपने अंदाज में पूछेगा। इसने भी कंधे उचकाकर जताया तो अक्सर उसके लफ्जों के मैं नहीं समझ गया। ते बेचताब खाती रह गई। मैं तुमसे पूछ रही थी क्या कर रहे हो तुम? अक्सर ने तवज्जो दिलवाई। मैं आपको जवाब देने का पाबंद नहीं, अपने काम से काम रखें प्लीज। आदल की जानिब से बड़े ही रुखे अंदाज में जवाब लौटाया गया था, जबकि वो मुंह खोले उसके अंदाज देखती रह गई। मतलब अब ये टिंडा भी नखरे दिखा रहा था। तुम में कौन सी आगाही के लिए मरी जा रही हो? जानती हूँ अपने दोस्त की तरह तुम भी कोई गलत काम ही करते होगे। अक्सर ने मुंह बनाकर झिड़का। दुरुस्त कहा, मैं अपने दोस्त से कैसे मुख्तलिफ हो सकता हूँ? छोटा बोलकर वापस अपने काम की जाने मुतवज्जो हो गया, जबकि वो पैर झुलाती हिट से बाहर निकल गई। आदल इस जिद्दी दिमाग को अपनी मनमानी करता देख वापस अपने काम की जाने मुतवज्जो हुआ, जिसने घनी वादी और चारों ओर सब्जा देख खुद ही डर कर वापस अंदर आ जाना था। सर, शहर की हालिया सूरत हाल के बारे में आपकी क्या राय है? क्या एक बार फिर शहर में टाइगर गैंग सर उठा रहा है, या फिर ये किसी दुश्मन की कोई नई चाल है? शहर में एक बार फिर खून रेजी, टारगेट किलिंग, चोरी डकैती अरूज पर रही थी। पिछले कुछ माह से टाइगर गैंगस्टर की जानिब से खामोशी थी, मगर एक बार फिर जुराइम की शरह बढ़ने लगी थी। टाइगर गैंग्स इस शहर से कभी किया ही नहीं था। वो कुछ वक्त के लिए खामोश जरूर हो गया था, मगर ख़त्म नहीं हुआ था। शायद नहीं, यकीनन जुराइम पेशा अफराद एक बार फिर एक्टिव हो रहे थे। शहरी माफिया का गुंडा राज एक बार फिर सर उठा रहा था, जिस पर हम जल्द से जल्द काबू करने की कोशिशों में हैं। इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो इस बार हम टाइगर गैंग को हिरासत में लेने में ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। आईजी पुलिस की एक बार फिर तसल्ली बख्श जवाबात की हेडलाइंस मीडिया पर गर्दिश करने लगी थी, मगर ये तसल्लियाँ तो पिछले कई सालों से दी जा रही थी, मगर नतीजा सिफर का सिफर था। एक तरफ टाइगर की बदमाशियाँ अरूज पर थीं, जिनकी वजह से पूरा शहर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था। इस शहर का तो अब ये रोज का मामूल बन गया था। कहीं चोरी डकैती तो कभी दिन दहाड़े कत्ल व गारत। कभी पूछने वाला कौन था? यकीनन कसूरवार सिस्टम और सिस्टम में मौजूद लोग
جیسا کہ ناظرین آپ جانتے ہی ہیں کہ کل رات شہر کی 4 گارمنٹس فیکٹریاں آگ لگ جانے کے باعث جل کر راکھ ہو گئی ہیں، جو وہاب خٹک کی ملکیت ہے۔ ایسے میں الزام کس کے سر؟ کیا ہمیشہ کی طرح اس نقصان کا سہرا بھی شہر کے بدنام زمانہ گینگسٹر ٹائیگر کے سر ہی جائے گا، یا پھر پیش پردہ ہے وہاب خٹک کا کوئی دشمن؟ کیا اس واردات کا تعلق ذوحان خٹک پر لگائے گئے قتل کیس سے ہے، یا پھر کوئی اور وجہ؟ یا پھر کوئی اور؟ جاننے کے لیے دیکھتے رہیں میڈیا کے نمائندے وہاب خٹک کی جلی بھنی فیکٹریوں کے عین سامنے کھڑے چیخ چیخ کر بریکنگ نیوز سے باخبر کر رہے تھے، جبکہ وہاب خٹک کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ ٹیبلٹ میں آج کی تازہ ترین دیکھ عادل کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ یقیناً یہ کام اس کے چیتے کا تھا۔ شکر تھا کہ وہ نادر کے ہاتھوں استعمال ہونے کی بجائے اب اپنے اہم مقصد کی جانب متوجہ ہو چکا تھا، جو خوشی سے ایک بھرپور انگڑائی بھرتا اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ سر، فائزہ شاہ نواز کا کچھ پتہ لگا؟ آپ لوگوں کے مطابق وہ کہاں ہوگی؟ آخر فائزہ شاہ نواز کو کس نے اغوا کیا ہے؟ کیا واقعی اس سب کے پیچھے وہاب شاہ خٹک کا ہاتھ ہے؟ جلی ہوئی فیکٹریوں کے عین سامنے موجود سیف پریشان سا کھڑا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا اس سب کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا، مگر ٹائیگر گینگ کو ایک بار پھر سر اٹھتا دیکھ وہ خاصا پریشان تھا۔ اب وہاب خٹک کی ٹائیگر سے کیا دشمنی تھی، یہ بات سمجھنا فی الحال اس کی سمجھ سے بالا تر تھی، جبکہ میڈیا تھا جس کے نت نئے سوالوں کا ڈھیر ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس وقت فی الحال پوری پولیس فورس تشویش میں مصروف تھی۔ نو مور کوسچن پلیز۔ سیف فی الحال میڈیا کے نمائندوں سے جان چھڑاتا اپنی گاڑی کی جانب بڑھا۔ اپنی سیکورٹی کے لیے وہ مزید گارڈز اپنے ہمراہی میں لیے گھوم رہا تھا۔ ابھی 2 روز قبل ہی کی بات تھی کہ جب وہ ایک قتل کیس کی تشویش کے لیے نکلا تھا تو گارڈز کی گاڑیاں موجود ہونے کے باوجود اس پر جان لیوا حملہ کیا گیا تھا۔ ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاروں فیکٹریاں جل کر راکھ ہو چکی ہیں۔ یہ چاروں فیکٹریاں وہاب خٹک کی ملکیت تھی۔ ذوحان خٹک کے والد محترم، جن پر فائزہ نامی لڑکی نے دو جانیں لینے کا قتل کا الزام لگایا تھا، جس کیس سے فی الحال فائزہ کی گمشدگی کے بعد پاس عدالت نے اپنا فیصلہ منتقل کرتے ہوئے ملزم کو ضمانت پر رہا کر دیا تھا۔ آخر اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ فائزہ نامی لڑکی کو کس نے اغوا کیا ہے؟ اگر یہ کام ٹائیگر کنگ کا ہے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر ذوحان خٹک کی اس سے کیا دشمنی ہے؟ میڈیا کی نمائندے پر پہلی نظر ڈال رہے تھے، جبکہ جن کی موجودگی سب سے زیادہ اہمیت کی حامل تھی وہ وہاں سے غائب تھے۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ اقصیٰ اپنے کمرے میں داخل ہوئی، جو اب اسی کی طرح خاموش تھا۔ کچھ دیر پہلے ہی ٹائیگر واپس آیا تھا، مگر آج وہ نشے میں ہرگز نہیں تھا، بلکہ خاصا خوش دکھائی دے رہا تھا، جیسے کوئی بہت بڑی فتح حاصل کر لی ہو۔ مگر اقصیٰ کیا جانے کہ ابھی تو حساب کتاب شروع ہونے کا وقت تھا۔ وہ فی الحال ٹائیگر کی ڈر سے ڈائری پھر کبھی پڑھنے کا ارادے سے میٹرس پر آ کر لیٹ گئی تھی، تاکہ آرام سے اپنی نیند پوری کر سکے۔ سارا دن عجیب کشمکش میں نکل گیا تھا۔ آنکھیں مولنے ہی اس کے اعصابوں پر تھکن سوار ہو گئی تھی۔ چند ہی لمحوں میں اس پر کب نیند کی وادی مہربان ہوئی، اسے خبر ہی نہیں ہوئی۔ پلیز ایسا نہیں کرو، بخش دو مجھے۔ میری بدنامی کی خبر سن کر میرے گھر والے جیتے جی مر جائیں گے۔ میں ان کی اکلوتی اولاد ہوں۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب وہ نیند میں بڑبڑاتی کسی کی منتیں سماجتیں کر رہی تھی۔ ہاں، تم جیسوں کی بھی عزت ہوتی ہے، سن کر اچھا لگا، مگر صرف سن کر، کیونکہ رحم تو تم پر پھر بھی نہیں کروں گا پیاری زہرا۔ وہ ایک بلند بانگ
बांग अजीब सा कहका लगाता उसकी तमाम तर मज़ामतें नज़रअंदाज कर गया। अक्सर एक झटके से उठ बैठी थी। ये कैसा ख्वाब था भला? माजी की दर्दनाक यादें किसी असेब की मांद उसके पीछे पड़ गई थी। खौफ के बाद से गहरे सांस भरती वो पूरे वजूद से लहज रही थी। घबरा कर साइड टेबल पर रखा लैंप ऑन किया तो पूरा कमरा रोशनी से जगमगा उठा। रात की वहशत भरी तारीखी इसाबा पर सवार हो रही थी, जबकि उसका सांस सीने में अटका जा रहा था। सुबह का सूरज तुलू हो चुका था। पहाड़ों के पार से तुलू होता सूरज आहिस्ता आहिस्ता अपनी तेज किरणें वादी पर फैलाने लगा था। मौसम खुशगवार था, और जब दिल का मौसम खुशगवार हो तो ज़खीरा का मौसम भी सुहाना लगता है। हर तरफ बिखरी कुदरत की खूबसूरत तख्लीक आँख को हैरान होने पर मजबूर कर रही थी। रात की बश्क माहौल की खुशगवार फिजा में सांस भरता टाइगर एक अंगड़ाई भरता जैसे ही पलटा था, सामने से उसे अक्सा अपने करीब आती हुई दिखाई दी थी। रिपोर्टर कहा, यहाँ आओ। टाइगर अक्सा को हेड से बाहर आता देख शौक भरे अंदाज में बोला, जो दरिया के पास जा रही थी। क्या मसला है? अक्सा नागवारी से बोलती उसके नजदीक आई, जो पुरशौक निगाहों से उसका तपा तपा चेहरा देख रहा था। आदल बता रहा था तुम मेरे कमरे की तलाशी ले रही थी। वो दाढ़ी सहलाकर मुस्कुराया था। मुझे क्या जरूरत पड़ी है तुम जैसे क्रिमिनल के कमरे में जाने की? वो आदत चिढ़कर फंकारी। टाइगर ने आईब्रो उठाए, मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये भी ठीक है, वैसे भी गोलियां और ड्रग्स के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें। वो एक आंख दबाता अंगड़ाई भर कर इसके एन मुकाबले आया, जिसके माथे के बलों में इजाफा हो गई बकवास, अब जाऊं मैं? अक्सर नागवारी से बोलती वहां से जाने के लिए, पर तोलने लगी। पहले ही उसे सारी रात नींद नहीं आई थी, पर उसे वो दिमाग खराब कर रहा था। जरूर रिपोर्टर, रोका किस कम वक्त ने है? वो आईब्रो उठाकर बोलता उसके तन बदन में आग लगा गया। वो एक हंकार भरती गुस्से से देखती वहां से कदम आगे बढ़ा गई। अक्सर दरिया के गहरे पानी में खुद को गिरता देख अचानक से चीख उठी। उफ! रिपोर्टर खामोश, बिल्कुल। कान के पर्दे फाड़ने का इरादा है क्या? वो कानों में उंगलियां डालता गुस्से से बोला, जैसे वह हर लम्हे बस चीखने के लिए मौके की तलाश रहती थी। तुम जंगली इंसान मुझे दरिया में गिराकर मारना चाहते हो? पानी का बहाव देख अक्सर की तो सांसें ही खुश्क हो पड़ गई थी। हाँ, रिपोर्टर, तेरे को लड़ खाने के लिए अपन के घोड़े की एक गोली ही बहुत है। वो एक जोरदार कहका लगाता अपने मखसूस पटोरी स्टाइल में बोला। अक्सर ने आंखों में बेपनाह गुस्सा समोए अचानक से नाजुक स्लीपर में मुकीद पैर उसके बूट पर पैर मारा। जंगली गुंडे मवाली खूनी लोहे के जूते पहने हुए हो क्या? उसे तो कुछ नहीं हुआ, अलबत्ता उसके अपने पैर में जरूर एक जोरदार झटका आ गया था। हाँ, बेवकूफ रिपोर्टर, पाँव मारने से पहले सोच तो लेना चाहिए था कि मार किसके रही हो। अब पता चला अपन से पंगा लेने का अंजाम। वो मजे से उसके तासर से खता उठाता शरारत से गोया हुआ, पीछे तो हटो, पानी में गिराओगे क्या? अक्सर बिल्लियों की मान पानी से खौफजदा होती उसे पीछे धकेलकर खुद भी 2 कदम दूर हुई, जो अब तक उसे डराने के लिए उसकी कमर में हाथ डालकर किनारे पर ही खड़ा था। B4 बहादुर रिपोर्टर, अंधेरे से भी डरती हो, जानवरों से भी डरती हो, पानी से भी डरती हो, जिन भूतों से भी डरती हो, पूरी दुनिया से डरती है, बस एक टाइगर से नहीं डरती। शाहजहान उंगलियों के पोरों पर उसकी खौफ गवाता आंखें में आंखों को छोटा किए गुस्से से दांत खिचकाकर बड़बड़ाया। अक्सर ने भी एक खुशमगी निगाह डालकर सर झटका, जिसका अंदाज आज जरा बदला सा था। अच्छा सुनो तो रिपोर्टर, अपना सामान समेट लेना, अगले हफ्ते हम इस शहर को हमेशा के लिए छोड़ देंगे। अक्सर के हेड की जाने बढ़ते कदम टाइगर की
पीछे से उभरती सर्द सी आवाज पर ठटक कर ठहर गए थे। क्या क्या कहा तुमने? अक्सर बेयकीनी से चौंक कर पलटी, दरमियान का फासला तय करती नजदीक आई। वही जो तुमने सुना। अपन सोच रहा है कि अब अपन को सुधर जाना चाहिए। वो अक्सर को हैरत सा देखता शौकी से बुड़बुड़ाया, बकवास बंद करो। अभी क्या कहा तुमने, जरा फिर कहो। अक्सर अचानक गुस्से में चिंगाड़ी। मैंने कहा हम अगले हफ्ते ये मुल्क हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देंगे, यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे, जहाँ माजी की कोई तल्ख याद नहीं होगी, वहाँ अपनी अलग दुनिया बसाएंगे। वो एकदम संजीदा होता अक्सर के करीब आता सरगोशी में बोला, क्या बकवास है, तुमने ये सोच भी कैसे लिया मैं अपनी ज़िंदगी तुम जैसे गुंडे मवाली के साथ गुजारूंगी? ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं। सुना तुमने? अक्सर अचानक बदलते तवर देख गुस्से से चीख उठी। रिपोर्टर, टाइगर का लहजा सख्त था। बकवास नहीं करना मेरे सामने, समझे? अक्सर निखाशत शहादत उठाती मजीद शिद्दत से दहाड़ी। हाँ, ओहो, रिपोर्टर तो सच में सीरियस हो गई। आले आले, मैं और तुम? हाँ, वो संजीदा तासुर से कहता अचानक ही हंसा था और फिर हंसता ही चला गया, जबकि अक्सर अपनी जगह पर पथराई सी खड़ी हुनकों की तरह उसकी शक्ल तक रही थी। हाँ, रिपोर्टर डर गई। उसका अंदाज अक्सर को न जाने क्यों अजीब लगा था। हंसी में अजीब सा खोखलापन था। वो टाइगर का अजीब व गरीब सा अंदाज देख अपनी कफियत से घबराती वहां से भागती हुई निकल गई, जबकि वो इसकी पुष्ट देखता अब संजीदा हो गया। हंसते हंसते कब आंखें नम हो गई थी उसे खबर ही नहीं हुई। अब वो स्पाट अंदाज में चेहरे पर सख्त से तासर लिए वहीं दरिया के पास खड़ा रह गया था। दरिया का तेज बहाव पानी अपनी पूरे मौज पर बहता, पत्थरों से टकराता, बस बहता ही चला जा रहा था, जिसे किसी के आने जाने से कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो। नादर सेठ, तुम्हारा चीता कब वापस लौटेगा? कोई खैर खबर है या नहीं? सामने बैठे सियासत की दुनिया के कुछ अहम कारंदे इस वक्त गुस्से से भरे बैठे थे। मैं भी उसी के इंतजार में हूँ, बस और इंतजार नहीं, वो जल्द हमारे पास होगा। नादर का अंदाज सुलझ जो था। कब खत्म होगा ये इंतजार नादर? पिछले 6 माह से तुम हमें उल्टे चाक का पानी पिलाने पर तुले हो। पता भी है कितना माल स्टोर में पड़े सड़ रहा है। इतने साल लगाकर इस मोहरे को इसलिए तैयार किया था कि वो हमारे साथ बीच मंझधार में छोड़ दे। वो गुस्से से चिंखारा, हौसला मलिक साहब, हौसला, वो हमारा पालतू है, हमारे पास ही आएगा। नादर ने मुस्कुराकर तसल्ली दिलवाई। तो हम तो हौसले में रखे हुए हैं, मगर जो भी करना है जल्दी करो। वो हराम महलूल को लबों से लगाता नागवारी से बोला, जबकि नादर का दिमाग अलग ही ताने बाने बुनने में मसरूफ था। सैफ, बच्चे क्यों परेशान बैठे हो, क्या हुआ है? रफीक साहब सैफ की मुसलसल दिन ब दिन गिरती हालत देख परेशान थे। बाबा, समझ नहीं आ रहा आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। एक तरफ मैं शाहजैन को ढूंढ कर पागल हो गया हूँ, दूसरी तरफ टाइगर किंग की बढ़ती सरगर्मियां, समझ नहीं आ रहा आखिर करूँ तो करूँ क्या। सैफ का दिमाग मुख्तलिफ सोचों से झुंझोड़ उठा था। टाइगर को ढूंढने के लिए इतनी बड़ी फोर्स में एक तुम ही रह गए हो क्या? उसे उसके हाल पर छोड़ दो, फिलहाल तुम उस समझ नहीं आ रहा आखिर करूँ तो करूँ क्या। इसे इसके हाल पर छोड़ दो, फिलहाल तुम इस केस पर ध्यान दो जिससे तुम्हारे अजीजों की जिंदगी जुड़ी हुई है। जमशेद साहब ने नरम लहजे में समझाया, ये वतन और इसके बाशिंदे भी मुझे अपने प्यारे रिश्तों की माँ ही अजीज है, लेकिन फिलहाल शाहजैन के केस पर ही तवज्जो देने की कोशिश करूँगा। मुंह पर हाथ फेर कर खुद को पुरसुकून किए तहम्मुल मिजाजी से गोया हुआ, अच्छी बात है, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। उन्होंने दिल से दुआ दी। खैर वो लड़की कहाँ है? सैफ ने इर्द-गिर्द में नजरें घुमाकर सरसरी अंदाज में पूछा। वो ईमान से बड़ी प्यारी बच्ची है, किचन में है, रात के खाने की तैयारी कर रही है। मुझे तो वो अब कोई काम ही नहीं करने देती। रफीक साहब के लहजे में मोहब्बत ही मोहब्बत थी।
अच्छा जी अच्छा। इस तारीफ पर सैफ के हलक तक में करवाहट घुल गई थी। वो मजीद उसकी तारीफों के पुल बांधने में लगे हुए थे। जब भी सैफ एक फ़ोन कॉल पर माजरत करता वहाँ से निकलता चला गया। सुबह से शाम होने को आई थी। अक्सर के दिमाग में टाइगर का लफ्ज़ लफ्ज़ खून की मान गर्दिश करता उसका सर गर्म कर चुका था। दिमाग की शरनें फटती हुई महसूस हो रही थी। बकुल उसके वो मजाक कर रहा था, मगर वो ऐसा घटिया मजाक कर भी कैसे सकता था। अक्सर यहाँ क्यों बैठी हो, अंदर आ जाए। टाइगर ने अगर आपको इस वक्त बाहर देख लिया तो फजूल में गुस्सा करेगा। आदिल हंस रात की तारीकी फैलती देख अक्सर को हट के बाहर की सीढ़ियों पर बैठा देख परेशान सा बोला, तुम जाओ मैं देख लूंगी। उसका अंदाज सख्त था, मगर उसने समझाना चाहा, यहाँ हर वक्त जंगली जानवरों का खतरा लाहक रहता था। कहा ना मैं देख लूंगी तुम टाइगर को, अब बराए मेहरबानी मुझे अकेला छोड़ दो। वो गुस्से से खौफजद लहजे में बोली, जैसे आपकी मर्जी, मगर ख्याल रखिएगा यहाँ जंगली जानवर खुले घूमते हैं। वो कंधे उचका खबरदार करता अंदर बढ़ गया। जानता था कि मिस रिपोर्टर किस कदर जिद्दी है। बादलों के पार आकाश पर छाई तारीकी को जाकर टक देखती अक्सर अपनी जिंदगी का सूद ज़ाया करने में मसरूफ थी। समझ नहीं आ रहा था कि जिंदगी ये किस मोड़ पर ले आई थी, जहाँ आगे कुआं था तो पीछे खाई। बाबा अब क्या करें, आखिर हमारा इस टाइगर से क्या वास्ता है यार। हमारी फैक्ट्रियाँ क्यों जला दी उस साले ने। अपने आलीशान महलनुमा बंगले के सोफे पर कर्फ्यू से जबरजबान जुहान खटक सख्त गुस्से में लग रहा था। हमारा कोई वास्ता नहीं, मगर किसी का दुश्मन का वास्ता ज़रूर है। जभी तो एक साथ चारों फैक्ट्रियाँ जला डाली। वहाब खतर सख्त तैश में था। तो यार पूछे ना अपने इन यार दोस्तों से, ये सियासतदानों से, क्या आपने झक मारने के लिए दोस्ती कर रखी है। पता करवाएं कौन है ये साला, और इस एसपी सैफ का भी पता साफ करवाएं। बस बहुत खेली छिपन छुपाई। जुहान सख्त झुंझलाया हुआ था। धीरज मेरे शेर धीरज, ज्यादा गर्म खाने से मुंह में छाले पड़ जाते हैं। तुम पहले ही एक कत्ल के केस में फंसे हुए हो। पहले भी तुम पर एक केस रह चुका है। ज़रा इख्तियार धीमी रखो, वरना इस बार वाकई में हमारी गर्दन पर छुरी चल जाएगी। वो कमीनगी की खबासत से मुस्कुराता उसे इत्मीनान रखने को कह रहा था। जो भी करना है ज़रा जल्दी करें। इस केस की वजह से मैं कहीं बाहर भी नहीं जा सक रहा। नेक्स्ट मैच मुझे अपने दोस्त के साथ अमेरिका जाना है। जल्द से जल्द कुछ दे दिलाकर ये केस ख़त्म करें, वरना अगर वो एसपी फिर मुझे नापने तो ख़त्म करवा दे। साले को देख लेंगे बाद में सबको। वैसे भी वो फायजा नामी चिड़िया तो खुद हमारे रास्ते से हट गई है। वो चिढ़कर बुड़बुड़ाता हथेली पर सरसों जमाने के चक्कर में था। बस नहीं था, वरना शहर में अपने बाप का कानून नाफिज करवा देता। रात काफ़ी गहरी हो चुकी थी, मगर अब तक भी टाइगर की वापसी का कोई पता नहीं लग रहा था। उसे कब से खुद पर किसी की नज़रों की तपिश महसूस हो रही थी, जैसे किसी की नज़रों के हारस में हो। वो अपना वहम गर्दाती, सर झटक कर उठती, एक गहरी सांस खामोश फिजा के सुपुर्द करती हट में वापस दाखिल हुई थी। आज न जाने क्यों वो गैर इरादी तौर पर टाइगर का इंतज़ार कर रही थी, मगर फ़िलहाल उसका इंतज़ार ही रह गया था। वो कमरे में दाखिल हुई तो ध्यान अचानक से उस डायरी की जानिब चला गया था, जिसे वो अपनी सोचों में मुकम्मल तौर पर भूल बैठी थी। दरवाज़ा अच्छे से लॉक करके वो वापस आई। बाल खोलकर कैचर कर लिए थे, दुपट्टा गले से निकालकर एक तरफ को रख कर मैट्रेस पर एक आरामदेह जगह संभाल कर डायरी निकाली। डायरी हाथ में लेती ही दिल धक धक करने लगा था। अनजाने इस डायरी में ऐसा कौन सा राज दफन था, उसे अजीब सी बेचैनी में अपने शहर में झगड़ा था। मगर फिर भी हिम्मत जमा करके पढ़ने के इरादे से उसने लाल कवर डायरी का पहला सफ़ा पलटा था, जहां सिर्फ 4 नाम दर्ज थे, जबकि पहले सफ़े पर दर्ज नामों पर अक्सर की निगाह ठटक कर रह गई थी। अक्सर हैरानगी के आलम में अभी दूसरा सफ़ा पलटने ही लगी थी कि कोई अचानक धड़ाम से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ था।
अचानक हमले पर उसने बुखलाकर पीछे की जानिब रुख पलटा। सामने दीवार के बीचों बीच टाइगर को उस्तदा देख अक्सा का ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे ही रह गया था। अक्सा ने पहले हैरानगी और फिर खौफ से उसे देखा था। उसने दरवाजा कैसे खोला था? पहला जहन में कूदने वाला सवाल यही था, जिसका हुलिया अजीब सा था। गिरबान का ऊपरी बटन खुला हुआ था, जबकि आंखें यूं ही वहशत सी लाल अंगारा हो रही थी। अक्सा ने घबराकर डायरी छुपाना चाही थी, जबकि ये कार्रवाई टाइगर की तेज नजरों से हरगिज भी मुनफी नहीं रही थी। क्या छुपा रही हो? वो सर्द आवाज में बोलता हुआ भारी कदमों की धमक छोड़ता हुआ करीब आया। कुछ नहीं। वो घबराकर उठ खड़ी हुई थी। टाइगर साहब का अंदाज में कदम चलता नजदीक आ रहा था। वो दोनों अपनी धुन में एक दूसरे को घूरने और खौफजदा नजरों से देखने में मसरूफ थे कि अचानक किसी ने हेड पर हमला किया था। अक्सा की चीख बेसाख्त थी, जबकि टाइगर ने फौरन खिड़की का पिलर हाथ से बंद किया। खामोश फिजा में गोलियों की मजीद बढ़ती बौछार पर टाइगर छिपने के अंदाज में अक्सा की जानिब लपकता उसे साथ लिए नीचे फर्श पर गिरा था। मुसलसल होती फायरिंग पर खौफजदा नजरों से देखती अक्सा की चीखें बुलंद हो गई थी, जबकि वो चौकन्ना सा अक्सा के मुंह पर हाथ रखकर इसकी चीखों का गला घोंट चुका था, जो अब हिरासा निगाहों से उसे देख रही थी। खामोश, आवाज नहीं, बिल्कुल भी। यहाँ रहो, यहीं रहो, मैं आता हूँ। वो उसे एक तरफ को करके खुद आस्था से इस पर से उठता घुटनों के बल चलता हुआ खिड़की के पास आया। पर्दे से बाहर निगाह दौड़ाई तो इल्म हुआ कि पूरा हेड घेरा जा चुका था। वो जो कोई भी लोग थे, इनकी नज़र इसी हेड पर थी कि बस इंतज़ार था तो टाइगर की वापसी का, जबकि वो इनको एक आंख में भाप गया था कि वो किसके पालतू हैं। दूसरी जानिब से फायरिंग रोक दी गई थी। छोटा भी अपने कमरे से दबे कदमों बाहर आकर अपनी पिस्टल संभालकर दूसरी विंडोज की जानिब आया। दूसरी जानिब टाइगर ने अक्सा को खौफ से सांस रोक पर साख्त पड़ा महसूस कर दूसरे कमरे में जाकर मुकाबला करने का सोच कदम बाहर की जानिब उठाए। अक्सा के कमरे में एक खिड़की के सिवा मुकम्मल पैक था। टाइगर ने कमरे से बाहर आती छोटे को इशारा किया था और चंद ही सेकंड में वहां दोनों तरफ से मुकाबला किया गया था। चारों जानिब से गोलियों की बौछार होने लगी थी। अंधाधुंध होती फायरिंग पर अक्सर की आवाज कहीं हलक में दब गई थी। दोनों तरफ से होम्स फायरिंग जारी थी, जबकि अक्सर कानों पर हाथ रखे खौफ से थर-थर कांप रही थी। टाइगर एक ही नजर में भाप चुका था कि वो नादर के लोग थे, जिनका मकसद सिर्फ टाइगर को वापस बुलाना था। कुछ देरी के बाद दोनों जानिब से गोलियां आना बंद हो गई थी। फिजा में अब सिर्फ बारूद की स्मेल महक रही थी, जबकि चारों खामोशी थी। टाइगर, हम जानते हैं कि तुम अंदर ही हो। नादर से तुमसे बात करना चाहता है, बाहर आ जाओ। हमारी जानिब से अब कोई हमला नहीं होगा। बाहर से जो आवाज बुलंद हुई थी वो नादर के खास बंदे की थी, जो बैरून मुमालिक की माफिया के सारे मामलात देखता था। यकीनन नादर ने उसे सिर्फ टाइगर की वजह से वापस बुलाया था। टाइगर की जगह किसी ने तो लेनी ही थी ना। आदिल को चौकन्ना रहने का इशारा करता वो लोड गन हाथ में थामे ही बाहर आया था। बोलो, क्या बात करना चाहता है तुम्हारा सेठ? टाइगर की सख्त आवाज में पूछने पर मोबाइल से नादर का एक जानदार कहका बुलंद हुआ था। सिर्फ इनका सेठ नहीं, तुम्हारा भी बाप हो। मुकाबिल तैश में बुड़बुड़ाया। खैर, तू बता, मेरे चीते फिर कब वापस लौट रहा है? उसका अंदाज नॉर्मल था। कभी नहीं। टाइगर का लहजा सच था। बस बहुत खेल लिया चीते, अब बस। सिर्फ तेरी वजह से हमने इस रिपोर्टर को भी छोड़ दिया, वरना कितनी देर से बाहर बैठी तारे गिन रही थी। चाहते तो तेरी वापसी से पहले ही उसे गायब कर देते, मगर ना, वो मेरे टाइगर की पसंद है तो तुझ पर तो ऐसी हजार कुर्बान। अब बता, कब तक की उम्मीद रखूं? नादर के लफ्ज सुनकर टाइगर का दिमाग सनसना उठा था, जबकि पर्दे की ओट में उठ खड़ी होती अक्सा की खौफ से आंखें फैल गई। बकवास बंद कर नादर, कितनी बार बोला है तुझे कि मेरे काम के बीच में औरत को मत लाया कर। और तू जिसकी बात कर रहा है वो बीवी है मेरी। अगर आइंदा उसका जिक्र भी अपनी जबान से किया तो जान से मार दूंगा। टाइगर अचानक फोन झपटने के अंदाज में लेकर कान से लगा था, शिद्दत से धाड़ा।
हाँ हाँ हाँ, बस यही जनून चाहिए मुझे तेरा काम के लिए भी। मेरे चिते अपनी बीवी जैसी 10 रख, मगर ये जनून काम के लिए भी इस्तेमाल कर रख। अब मजीद इंतज़ार नहीं करूँगा मैं, सिर्फ 5 दिन का वक्त है तेरे पास, लौट आ, वरना तेरा केस जो एसपी लड़ रहा है ना, उस बार मेरी बंदूक का निशान कोई और नहीं बल्कि तेरा वो जिगरी यार होगा। चीते मत भूला कर, तेरी सारी कमजोरियां नादर के हाथ में है, और जिनके पास आपकी कमजोरी हो वहाँ चूं चला किए बगैर सर को खम देते हैं। वो हंस कर चाणक ही सर्द लहजे में फंकार का धमकी देता फोन बंद कर चुका था, जबकि टाइगर का खून खोल उठा था। वो यूं ही साख्त और जामिद खड़ा था जब एक बार फिर फोन बजा था। लड़के ने नादर का फोन देख जल्दी से स्पीकर ऑन किया था। मेरे चीते को इसका असल याद करवाने के लिए इतनी आतिशबाजी बहुत थी। अब बस वापस आ जाओ, और हाँ, मुबारकबाद देना तो मैं भूल ही गया। ने कहा कि बहुत बहुत मुबारक चीते, अब जल्दी से वापस आ जा। वलीमे का खाना नादर की तरफ से, खूब जश्न मनाएंगे, पूरे शहर को बुलवावा भेज रहा हूँ। आखिर टाइगर वापस आ रहा है। वो कमीनगी से मुस्कुराता हुआ उसके तन बदन में आग लगा गया। उसने आंखें बंद करके खुद पर काबू किया। वो सारे टाइगर के सुर्ख चेहरे पर एक निगाह डालने के बाद वहां से निकलते चले गए, जबकि अपने कमरे में सारी बातें सुनती अक्सा का दिमाग बिल्कुल मौफ हो चुका था। समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा था। अक्सा, वो हट में दाखिल होता पूरी शिद्दत से दौड़ा था। कमरे में खड़ी अक्सा खौफ से उछल पड़ी। अक्सर बाहर आओ फौरन। उस पर एक अलग ही जनूनियत सवार थी। जी, वो रूप अभी उसका देखा था जो वो देख अक्सर की गिगी बन गई। मना किया था ना बगैर इजाजत हिट से बाहर निकलने को। एक बात समझ क्यों नहीं आ रही तुम्हारी? पागल हूँ मैं जो बकवास करता हूँ? वो मुकाबिल आता खौफजदा सी खड़ी अक्सा का बाजू दबोच कर धारा। छोटा एक जानिब खामोश खड़ा था। टाइगर का सोच कर दिमाग फटा जा रहा था कि अगर उसकी गैर मौजूदगी में वो अपने साथ ले जाते तो। वो मुकाबले आता खौफ जद सी खड़ी अक्सा का बाजू दबोच कर धारा। छोटा एक जानिब खामोश खड़ा था। टाइगर का सोच कर दिमाग फटा जा रहा था कि अगर इसकी गैर मौजूदगी में वो अपने साथ ले जाते तो इसके आगे वो सोचना भी नहीं चाहता था। अब बोलो भी। और तो ये इतनी रात को बाहर अकेली बैठी रही, और तू कहाँ था? टाइगर का रुख अब छोटे की जानिब था जो खुद बुखलाया गया। यार, वो मैंने तो उसे लफ्ज ही नहीं मिल रहे थे। वो उसे एक कहर आलूदा नजर से नवाजता अक्सर की जानिब मुड़ा। तुम तो आओ मेरे साथ, तुम्हारा दिमाग तो मैं दुरुस्त करता हूँ। वो उसका बाजू दबोच कर अपने साथ कमरे में ले आया था, जबकि छोटा एक गहरी सांस फिजा के सुपुर्द करता हिट के बाहर निकल गया था। नींद तो अब उसे वैसे भी नहीं आनी थी। क्या मसला है तुम्हारे साथ? हाँ, चाहती क्या हो? क्या समझती हो खुद को? बहुत समझदार हो तुम, बहुत बहादुर हो। अकेली ही पूरी दुनिया का मुकाबला कर सकती हो, और ये दुनिया तुम्हें कुछ नहीं कहेगी, जीने देगी तुम्हें। मेरे अलावा तो तुम्हें पूरी दुनिया नेक नजर आती है ना? जानना चाहती हो ना? तो जाओ अभी और दफा हो, शक्ल गुम करो अपनी। वो एकदम जज्बात में पागल होता उसे बाहर की जानिब धकेल चुका था, जो जब से मिली थी इसके लिए रोज कोई नई आजमाइश खड़ी कर देती थी। अक्सर उसे बेरहम निगाहों से खुद को तकता देख एकदम ही शिद्दत से रोती हुई जमीन पर बैठती चली गई थी। रात की तारीकी में उसकी ऊंची ऊंची रोने की आवाज पूरे हिट के गूंजने लगी थी। टाइगर ने आंखें बंद करके अपने गुस्से पर काबू करना चाहा था, जबकि वो दीवार के सहारे बैठी मुसलसल सिसकती हौले हौले कांप रही थी। वो एक नजर उस पर डालकर कमरे से बाहर निकल गया था। उसके आंसू देख न जाने क्यों उसे नदामत सी महसूस हो रही थी। जानता था उसकी इस हालत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ वो खुद है, मगर शायद अभी हालात उसके हक में कतई नहीं थे। लो, बहुत शौक है ना मेरी जैसे जासूसी करने का? लो, पढ़ लो ये डायरी, और अगर तुम्हें इसमें कोई काम की बात मिल जाए तो मुझे भी बताना। वो आंसू से भीगा चेहरा लिए बैठी अक्सा के करीब ही जमीन पर बैठकर डायरी पास रखता स्पार्ट अंदाज में बोला। अक्सा ने आंसू से भीगी निगाहें उठाकर उसका चेहरा देखा, जो अब हर तासर से पाक था। वो एक अच्छा ड्रामेबाज था, क्योंकि वो अपने तासर छुपाना बहुत अच्छे से जानता था। लो, पढ़ लो ये डायरी। नहीं पढ़नी क्या? वो जरा झुककर उसकी आंखों में झांकता आईब्रो उठकाकर बोला। अक्सर की आंख से एक बार फिर मोती टूटकर निगाहों पर फिसलते जमीन पर गिरकर बेमोल होने लगे थे।
शाहज़ैन ने बेखुदी में एक ड्रेस की सी कैफियत में हाथ बढ़ाकर उसके आंसू साफ किए थे, जो ज़रा सी नरमी पर एक बार फिर हिचकियों से रोने लगी थी। इतने महीनों का गुबार था जो आंसुओं की सूरत बाहर निकल रहा था। वह मुसलसल आंसू बहाए जा रही थी जब शाहज़ैन ने आहिस्ता से उसका सर अपने कंधे से लगाया था, जो इस मुश्किल वक्त में एक मेहरबान कंधा मुयस्सर आ जाने पर अपना ज़ब्त खो गई थी। शाहज़ैन ने उसे रोने से मना नहीं किया था, बल्कि खामोशी से रोने दिया था। जब जिसके रोते रोते हिचकी बंद गई थी, वो चाहता था कि वो अपने अंदर का सारा दर्द आज निकाल बाहर करे, क्योंकि उसने अभी उससे बड़ी बड़ी मुश्किलों का सामना करना था। अक्सर शाहज़ैन के सीने पर सर रखे दोनों हाथ पहलू में गिराए बस खामोश आंसू बहा रही थी। जाने दिल में कब का कौन सा गुबार जमा था जो आंसुओं के बहाने बाहर आता ही जा रहा था। गम देने वाले के कंधे पर सर रख कर दिल का बोझ हल्का करती वो ये बात बिल्कुल फरामोश कर गई थी कि आज इन आंखों में ये आंसू भी इसी शख्स की बदौलत थे। जबकि नदामत के बाद से एक खामोश आंसू शाहज़ैन की भी आंख से फिसलता अक्सर के बालों में जब्त हो गया था। बस यहाँ अभी थोड़ा और रोना है। रिपोर्टर अक्सर को खामोश उसी पोजीशन में बैठा देख वो ज़रा पीछे होकर शौकी से कहता नॉर्मल अंदाज में गोया हुआ। अक्सर होश में आती अचानक ज़रा पीछे को होती अपनी बेखुदी में सजद हो जाने वाली हरकत पर अब शर्मिंदा सी नजरें चुरा रही थी। चलो उठो अब यहाँ से, मुझे तो लगा था कि आज भी फोर बहादुर रिपोर्टर सलाब ला कर ही रहेगी। शाहज़ैन ने ऐसे शर्मिंदा होते देख अपने मखसूस अंदाज में कहा, जबकि वो चेहरा साफ करती उठकर कमरे से बाहर जाने लगी। कहाँ? टाइगर ने अचानक उसकी कलाई थाम कर रोकते सवाली अंदाज में पूछा। अक्सर ने खाली खाली निगाहों से उसे देखा था, जबकि टाइगर उसकी गैर दिमागी नोट कर चुका था। अब से यहाँ नहीं रहूंगी, वहाँ नहीं रहोगी तुम। वो कमरा अब तुम्हारे लिए महफूज नहीं, तुम यहीं रहोगी मेरे पास, मेरी नज़र के सामने। टाइगर ने कदम बेड की जानिब बढ़ाकर उसे बेड पर बिठाकर आम से अंदाज में कहा। अक्सर मजीद कोई मज़ाहमत किए चुपचाप खामोशी से नीम दराज होकर पलकों की झालर गिराती तन्मनत से आंखें मूंद गई। फिलहाल उसका दिमाग कुछ भी सोचने समझने की सहालियत से मफलूज था। शाहज़ैन को इसकी गैर दिमागी देख अफसोस हुआ। वो इस पर एक गहरी निगाह डालने के बाद उस पर चादर दुरुस्त करता कमरे से बाहर निकल गया। अक्सर आंखें बंद किए पड़ी चंद ही लम्हों में दुनिया जहां से गाफिल हो चुकी थी। माजी, ये लड़की कौन है जिसके पीछे तुम आजकल दीवानों की मान चक्कर काट रहे हो? सैफ ने जरा कान खुजकाकर मुस्कुराकर शौक लहजे में इस्तफार किया था। ओ ब्रो कर मिल लो जी। पढ़ते पढ़ते तुम हमारी जासूसी पर मजबूर हो गए। ब्रो, किसी मुलजिम को पकड़ो, किसी मुजरिम की तलाश लगाओ। वो क्या कहते हैं, कुछ तो गड़बड़ है दिया। शाहज़ैन मज़े से उसकी बात घुमाता शौकी से गोया हुआ। माई शार्प माइंड ब्रो, जब जासूसी करने के लिए तमाम मटेरियल यहीं मैसर आ जाए तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है मुजरिमों के पीछे चप्पलें घिसने की? वो भी उसी के अंदाज में ज़ोमीनियत से बोला। ओह, तो ये बात है। मशकूक अफराद का नाम बताओ ज़रा, हम अभी उनकी पर्ची कटवा देते हैं। वो लबों पर शहादत रखता पुरसोच अंदाज में बोला। सुधर जा बेटा। सैफ उसका सीनियर था, मगर शाहज़ैन की शौक तबीयत का नतीजा था कि उसकी यूनिवर्सिटी के हर बंदे से अच्छी दुआ सलाम थी। आई एम शरीफ बच्चा ब्रो, वो हंस शरारत भरे अंदाज में बोला। वैसे कौन है ये मोहतरमा जिनके पीछे हमारा शाहज़ैन दीवाना हुआ घूम रहा है? सैफ ने आंखें घुमाई। गलत बात भाईजान, छोटों से ऐसी बातें नहीं पूछते, मुझे लाज आ रही है। उसने ब्लैक एंड वाइट फिल्मों के ज़माने की हीरोइन की तरह मुंह पर हाथ रखे एक अदा से कहा। उसकी अदाकारी पर सैफ का कहका बेसाख था। सुधर जा बेटा और अपने पढ़ने पर ध्यान लगा। अभी तुम्हारा 3rd सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है। अगर CGPA अच्छा नहीं आया ना तो अलग पता जाएगा। वो फिलहाल अच्छे दोस्तों की मान तनबीह करता वहां से अपनी क्लास की जाने बढ़ गया। जानता था शाहज़ैन अगर किसी लड़की को लेकर सीरियस हुआ है तो दिल का मामला वाकई
سنجیدہ تھا، مگر ابھی اس سب باتوں کے لیے یہ کام صحیح نہیں تھا۔ تیز گام تیز گام تیز گام، وہ اچانک ان دونوں کے راستے میں حائل ہوا۔ شاہزین پلیز، ابھی ہماری کلاس ہے، ہم تمہاری اوٹ پٹانگ باتوں کے چکر میں لیکچر مس ہو جائے گا، سو پلیز۔ شاہزہ نے کلائی پر بندھی گھڑی پر نگاہ ڈال کر ججلت بھرے انداز میں کہا، اگر زیادہ جلدی ہے تو تم جاؤ، جب دیکھو تیز ایکسپریس بنی رہتی ہو، شاہزین نے مصنوعی غصے سے کہا، جبکہ زہرا نے نظریں گھمائی تھی۔ خیر جلدی بولو کیا کہنا ہے؟ آج زہرا نے سوال کرنے میں خود پہل کی تھی۔ شاہزین کی تو دلی مراد بھر آئی تھی۔ واہ واہ، کیا بات ہے، آج تو معصوم تیز گام کی زبان بھی پھول نشاور فرما رہی ہے۔ شاہزین نے شرارت سے آنکھیں گھمائی۔ زہرا نے اکتاہٹ بھرے انداز میں گھڑی دیکھی، جہاں لیکچر شروع ہونے میں مخصوص چند ہی منٹ باقی تھے۔ اچھا یار، اب اتنا بھی برا نہیں ہوں میں، اتنا ہینڈسم ہوں، بس میں دوستی کرنا چاہتا ہوں تم سے۔ وہ مدعے پر آیا تھا۔ اوف زین، وہ تو ہم ہیں نا۔ شاہزیں جھجلا کر گویا ہوئی۔ تم چپ کرو، بالکل خاموش۔ شاہزین نے دانت کھچکا کر اسے باز رہنے کو کہا، جبکہ وہ سینے پر ہاتھ باندھے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ سو فرینڈز، شاہزین نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ زہرا نے ایک نظر اس کے ہاتھ کو دیکھا، جبکہ وہ منتظر نگاہوں سے دیکھتا اس کے ہاتھ تھام لینے کے انتظار میں تھا۔ اوکے فرینڈز، اس نے مسکرا کر حامی بھری مگر ہاتھ نہیں ملایا تھا، جبکہ وہ ہاتھ پیچھے کرتا خجلت سے بالوں میں ہاتھ پھیرتا رہ گیا۔ بس ڈن ہو گیا، لیکچر بریک میں آپ دونوں مجھے ٹاپ فلور کیفے میں جوائن کر رہی ہیں، اس نئی نویلی دوستی کی خوشی میں ٹریٹ میری طرف سے۔ وہ زہرا کی یوں مان جانے پر خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ ہو گیا تمہارا، اب جائیں ہم؟ وہ تیزی سے بولی۔ جی ضرور۔ اس نے فوراً راستہ چھوڑا تھا۔ وہ دونوں ایک گہری سانس بھرتی جلدی سے کلاس کی جانب دوڑی تھی۔ یس، وہ خوشی میں گڑگڑاتا ذوحان لوگوں کی جانب بھاگا تھا۔ یہ عمر ہی ایسی ہوتی ہے، کم عمری اور جوانی کے زور میں ہر چمکتی شے سونا ہی لگتی ہے۔ جب آپ کو انسانوں کی پہچان نہیں ہوتی، جب آپ لہجوں اور رویوں کی زبان سے نابلد ہوتے ہیں، جب آپ شہرہ شناس نہیں ہوتے۔ یہ مناظر تھا یونیورسٹی کے ٹاپ فلور کیفے کا۔ ہاں، ایک کارنر کی ٹیبل پر شاہزین کے کہے کے عین مطابق شاہزیں زہرا اور زین کے تمام دوستوں کی ہمراہی میں وہاں موجود تھی۔ تو مس معصوم تیز گام، رائٹ؟ سیف کے برابر میں برزبان ذوحان نے پہل کی۔ زہرا نے ناپسندیدہ نگاہوں سے اس کو دیکھا تھا۔ پانی پیتے شاہزین کو اچھو لگا تھا۔ ذوحان، میں صرف مذاق میں ایسا کہتا ہوں، مگر تم نہیں کہہ سکتے۔ Bawazshi is my dearest friend. I can't bear any way Alex calling her by that name. شاہزین نے اچانک سنجیدہ ہوتے سخت لہجے میں باور کروایا۔ ناگوار تو سیف کو بھی خاصا گزرا تھا، مگر اس نے کہا کچھ نہیں۔ ذوحان کی یہی عادت بری تھی، جو لمحوں میں فری ہو جاتا تھا۔ تو یار، اب سے یہ ہماری بھی دوست ہے، کیوں شاہزیں جی؟ ماحول میں تناؤ محسوس کر وہ فوراً سیدھا ہوا۔ اچھا چھوڑو نا شاہزین، یہ بتاؤ تم ہمیں ٹریٹ میں کھلا کیا رہے ہو؟ ویسے یہ ٹریٹ کسی اچھے سے ہوٹل میں بھی دی جا سکتی تھی۔ شاہزیں اپنی چلبلی طبیعت کے عین مطابق آنکھیں چلاتی شوخی سے گویا ہوئی۔ زہرا نے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھتے نیچے سے اس کا ہاتھ دبایا، مگر دوسری جانب پرواہ کسے تھی؟ بھکڑ خاتون، یہ ٹریٹ میرے لیے نہیں، بلکہ میری نئی دوست کے اعزاز میں دی جا رہی ہے، اور مجھے پوری امید ہے وہ یہاں کے علاوہ کہیں اور یہ خاطر مدارت ہرگز بھی قبول نہیں کرتی۔ شاہزین نے دو باتوں میں حساب بے باک کیا۔ سیف اور ذوحان کا کہکہ زندہ تھا، جبکہ وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ تمہاری اس نئی نویلی دوست کو بھی میں یہاں تک لائی ہوں، ورنہ یہ تو یہاں آنے کے لیے راضی ہی نہیں تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح چٹر چٹر کرنے لگی تھی، جبکہ اکثر خاموش تھی۔ کیا زہرا واقعی ایسا ہے؟ سیف اب خاموش بیٹھی زہرا کی جانب متوجہ ہوا۔ نہیں، یہ تو بس ایسی ہی۔ اچھا سب چھوڑیں، چلو میں ذرا آرڈر دے کر آتا ہوں، جب تک آپ لوگ گپے لگائیں۔ شاہزین بول کر اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ اب وہ چاروں ہلکی پھلکی باتوں میں مصروف تھے۔ شام کا وقت تھا، دن ڈھلنے لگا تھا۔ سورج اپنی کرنیں سمیٹ کر بلڈنگوں کے پار جاتا ایک حسین مناظر پیش کر رہا تھا۔ سب کچھ حسین تھا، پرسکون
खूबसूरत, मगर इन तमाम की जिंदगियों में जल्द ही भूचाल आने वाला था जो सब तबाह बर्बाद करने वाला था। हेलो, कौन? मोबाइल स्क्रीन पर अननोन नंबर से मैसेज जगमगाता देख वो जरा हैरान हुई। शाहजैन हियर। मैसेज पढ़कर उसने माथे पर बाल पड़ गए थे। आपके पास मेरा नंबर कहाँ से आया? उसे तशवीश हुई। यार, इतनी परेशान क्यों हो रही हो? शानजे से दिया था। जैन ने होठ दांतों तले दबाकर संजीदगी से कहा। दूसरी जाने से मैसेज सेंड हो गया था मगर जवाब वसूल नहीं हुआ। उसने 3-4 मैसेज मजीद किए मगर दूसरी जाने से नंबर ब्लॉक किया जा चुका था। कितनी अजीब लड़की है, इतनी दोस्ती हो जाने पर भी ऐसा रवैया। शाहजैन अपने बेड पर नीम दराज खुद साख्त बड़बड़ाया। भाई, आपको बाबा बुला रहे हैं, जल्दी आए। वो स्टडी रूम में आपका इंतजार कर रहे हैं। वो अभी जोहरा के नंबर पर दोबारा कॉल मिलाने ही लगा था कि फाइजा ने अचानक उसके रूम का दरवाज़ा खोलकर इतला दी थी। जाओ तो मैं आ रहा हूँ। वो इतना कहकर उठ खड़ा हुआ। मोबाइल को साइड से चार्जिंग पे लगाया। अब उसका रुख शाहनवाज साहब के कमरे की जानिब था।